Hello, students. Welcome back to my YouTube channel. Today we have our student Subhash Patel in our podcast. Subhash Patel, who has secured a very outstanding position in JEE Advance without any single coaching. तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करेंगे सुभाष पटेल से और उनसे पूछेंगे उनकी जर्नी के बारे में। तो एंड तक देखिएगा, आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सुभाष के साथ। सो हेलो सुभाष, वेलकम हेलो मैम। वेलकम ऑन थैंक्स। माय यूट्यूब चैनल। So first, I would like to ask Subhash, just give your brief introduction to my students who are watching you now. Hello everyone. I am Subhash Patel. I have cleared JEE this year, and I have done my 12th from CBSE board. I have got All India rank 2539 in JEE Advance and around 10K 9989 in JEE Mains. That's all about it. Okay, congratulations for this good achievement, Subhash. दूसरी चीज हम ये Thank you, पूछना ma'am. चाहेंगे सुभाष, दूसरी चीज हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि आप ये बताइए कि आपने जेई मेंस और आईआईटी की प्रिपरेशन की जर्नी कब और कैसे स्टार्ट की। कब आपके माइंड में आया कि मुझे जेई मेंस क्लियर करना है? कब लगा आपको कि मुझे आईआईटीएन बनना है? तो वैसे तो पता तो मेरे को 10th या फिर 9th के आसपास चला था कि हम्म। जब 9th में स्ट्रीम चूज करनी होती है तब हम्म। डिसाइड ऐसे किया था कि मैथ्स तो लेनी ही है, क्योंकि अच्छा। बायो में कोई इंटरेस्ट था नहीं और कॉमर्स और आर्ट्स तो वैसे ही नहीं लेनी थी पहले से। तो मैथ्स ले ली और फिर उसके बाद स्टार्टिंग से तो ऐसा नहीं था कि आईआईटी में ही जाना है, लेकिन पता था कि एक एग्जाम होता है काफी टफ। तो मैंने तो यही सोच के डिसाइड किया था कि टफ है इसलिए ले लेते हैं चलो। मतलब कि वैसे ही थे, क्लास में ज्यादा बच्चे थे भी नहीं पर टॉप में ही थे, तो फिर इसीलिए टफ है तो ले लेते हैं। और मेरे साथ एक दो फ्रेंड्स भी थे, तो हमने तो यही सोच के डिसाइड किया था उस टाइम। फिर 9th 10th में तो अर्ली स्टार्ट तो ऐसे कुछ नहीं था हमारे पास, जो स्कूल की पढ़ाई होती थी वही करते थे। और हम्म। फिर 10th में थोड़ा अच्छा रिजल्ट था और फिर उसके बाद तो कंफर्म ही हो गया कि अब तो उसी साइड जाना है। अच्छा, 10th में कितने परसेंटेज स्कोर किया था आपने? 10th में सीबीएसई बोर्ड से था मैं और 97.8% थी। अरे वाह, वेरी गुड। ओके, तो आपके टाइम पे बोर्ड बोर्ड का पेपर आपने सेंटर पे जाकर दिया था या फिर सीसीई के यस थ्रू हुआ मैम। था? मैम बोर्ड का पेपर था और उसी साल हुआ, उसके पिछले साल हुआ था शायद, पर हमने सेंटर पे जाके दिया था। ओके ओके। अच्छा, ये बताइए सुभाष, जैसे कि अभी आपने बताया आपको इतना ज्यादा नहीं पता था आईआईटी का या जेई मेंस का, तो फिर आपको 11th में आके पता चला कि आईआईटी का एग्जाम होता है या जेई मेंस का होता है, उसकी प्रिपरेशन करनी है? मैंने पता तो कर रखा था पहले से कि ऐसा एग्जाम होता है, हम्म। लेकिन प्रिपरेशन 11th से स्टार्ट करी थी। पर 10th में भी पता था कि 11th में ये करना है, ऐसा था। अच्छा, तो सुभाष, जैसे आजकल आपने देखा है कि बच्चे इतना मोबाइल पे लगे हुए रहते हैं, सोशल मीडिया से बहुत जुड़े हुए हैं। और अभी कोरोना और लॉकडाउन आप देख रहे हो कि लगभग 1.5 ईयर से तो बहुत ज्यादा कोरोना और लॉकडाउन चल रहा है, तो बच्चे बहुत यस मैम। डिस्ट्रैक्ट हैं। आपने अपने डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर किया? कैसे आपने अपने को फोकस्ड रखा स्टडीज के लिए? डिस्ट्रैक्शंस तो और ये सोशल मीडिया वगैरह तो मेरे केस में नहीं था एटलीस्ट, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही सोशल मीडिया पे तो जरा सा भी फोकस नहीं किया था। जो भी था तो वो ग्रुप्स वगैरह थे, लेकिन वो सारे स्टूडेंट्स के ही थे। कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह थे, बाकी जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम इन सब पे तो मैं पहले से ही एक्टिव नहीं था। एक्टिव क्या, अकाउंट ही नहीं था पहले से, तो उनका तो था ही नहीं कुछ सीन। और व्हाट्सएप मैं यूज करता नहीं था पहले, स्टार्टिंग में, हम्म। स्टार्टिंग से ही नहीं करता था। तो मेरे बस यूट्यूब का था, यूट्यूब में डिस्ट्रैक्ट होना काफी इजी है। आप उसमें लेक्चर भी देखते रहोगे, साइड में कुछ भी आ गई, कैसी भी आपका कोई भी ऐसे यूट्यूबर जैसे आप वीडियो देखते हो उसकी, आप और आप डिस्ट्रैक्ट भी हो जाओगे, 1 घंटा निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हम्म। उसके लिए धीरे धीरे बच्चे कर सकते हैं। जैसे कि यूट्यूब पे ही काफी सारे फीचर्स होते हैं, उनको मतलब कि रिकमेंडेशन पेज से ही हटा दें। ये तो सबसे ज्यादा यूज किया मैंने।
जब वो पेज पे ही नहीं आएंगे तो आप सर्च करके तो नहीं देखोगे, अगर थोड़े से भी सीरियस हो तो। और ओके। बाकी बाकी तो फिर खुद से कंट्रोल करना पड़ेगा बच्चों को, टाइम टेबल वगैरह थोड़ा स्ट्रिक्ट बना के और डेडलाइंस वगैरह रख के। जब वो डेडलाइंस मीट नहीं होंगी तो फिर उनको अगली बार के लिए और ज्यादा टाइम निकालना पड़ेगा, तो फिर डिस्ट्रैक्शंस कम करनी पड़ेंगी। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि बच्चों को टाइम टेबल बनाना चाहिए अपना सेटिंग का, मतलब कितनी देर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। क्या आपने भी अपना कोई शेड्यूल तैयार किया था कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है एक दिन में, या क्या था आपका? आप मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे कोई अपना टाइम शेड्यूल? स्ट्रिक्टली तो फॉलो हो भी नहीं सकता है शायद, मेरे हिसाब से टाइम शेड्यूल तो नहीं बनाता था मैं, लेकिन एक रफ बना लेता था, जैसे कि आज 2 आवर्स फिजिक्स करना है, फिजिक्स में ये वाला लेक्चर देखना है और फिर उसके बाद ये प्रैक्टिस करनी है। तो ये सब पहले से ही डिसाइड कर लेता था, या तो एक दिन पहले शाम को या फिर सुबह डिसाइड करके फिर ही डे स्टार्ट करता था। और एकदम जैसे स्ट्रिक्ट ऐसे कुछ बच्चे ऐसे बना लेते हैं कि हम 2 घंटे ये करेंगे और फिर 7 to 9, फिर 9 to 12, वो फॉलो करना काफी टफ होता है। मैं भी जब भी बनाता था वैसा वाला टाइम टेबल, तो वो फॉलो नहीं हो पाता था मेरे से भी, हम्म। क्योंकि आपने जरा सा भी अगर 15 मिनट भी कहीं वेस्ट कर दिए तो फिर वो सारा आगे वेस्ट होता चला जाता है। हम्म। ओके। तो क्या आपने प्रिपरेशन के लिए कोई कोचिंग वगैरह ली? कोचिंग तो स्टार्टिंग में मतलब कि काफी कंफ्यूजन था कि लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। 10th तक तो कोई कोचिंग नहीं ली थी, कोई मतलब 10th ट्यूशन तक भी तो नहीं वैसे पढ़ा भी। आपने? नहीं नहीं, मतलब 10th तक तो इजी था सारा, हम्म। सीबीएसई में तो वैसे भी इजी रहता है सिलेबस। और हम्म। स्कूल भी ठीक थी तो वहां पे पढ़ाई अच्छी होती थी, मतलब टीचर्स काफी इंटरेक्टिव थे, क्लास छोटी सी थी तो हम्म। अच्छी होती थी पढ़ाई। तो 10th तक तो ट्यूशन लेना नहीं पड़ा, लेकिन जब 11th में आया तो मैं काफी कंफ्यूज था कि हम्म। कोचिंग लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, बिना कोचिंग के हो सकता है कि नहीं। तो ऐसे कंफ्यूजन में, और फिर उस टाइम क्या है, थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से तो मैंने सोचा कि अभी नहीं लेते हैं कोचिंग, पहले स्टार्ट करते हैं, फिर देखा जाएगा आगे, अगर नहीं होगा तो 12th में ले लेंगे, वरना फिर ड्रॉप ईयर में देखेंगे अगर नहीं हुआ तो। ओके। तो जैसे स्कूल में आपने पढ़ा है केमिस्ट्री, मैंने भी आपको पढ़ाई है क्लास में, 11th में आप क्लास में आते थे, मैं मुझे बहुत अच्छे से याद है। क्वेश्चंस भी आप पूछते थे, डाउट्स भी पूछते थे। कुछ उसके कुछ ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे 11th में जो आपने पढ़ा है उसका, कुछ आपके आपको मीन्स आपकी समझ में आता था, या कुछ चीजें आपकी वहां क्लियर होती थी? कुछ ऐसा लगा आपको कभी? हाँ, मतलब जैसे कोविड के पहले तो रेगुलर क्लासेस लगती थी, कोविड की वजह से 12th में तो क्लासेस नहीं हुई थी। हम्म। लेकिन 11th में जो भी क्लासेस होती थी ऑफलाइन, उसमें मेरे हिसाब से तो अगर बच्चे जा रहे हैं तो उनको फोकस रह के पढ़ना चाहिए, उससे हेल्प मिलती है। मतलब एकदम एक्सट्रीमली भी नहीं, लेकिन धीरे धीरे रिवाइज होता रहता है, और टीचर से थोड़ा इंटरेक्ट करके कॉन्फिडेंस भी बन जाता है कि आप जो पढ़ रहे हो वो सही है। अगर सेल्फ प्रिपरेशन है तो फिर वही टीचर है बस स्कूल वाले, तो उनसे आप इंटरेक्शन और थोड़े बहुत डाउट वगैरह पूछ के, वो हेल्प करता है मेरे हिसाब से, तो मेरे केस में तो किया था। आपको हेल्प मिली थी टीचर से? यस मैम। तो सुभाष, आजकल बच्चे जैसे बहुत डायलेमा में रहते हैं कि हमें कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों ही सब्जेक्ट में बच्चे थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। हमसे भी पूछते हैं बच्चे कि मैम हम कौन सी बुक पढ़ें, केमिस्ट्री में हमें कौन सी पढ़नी चाहिए या फिजिक्स में कौन सी। तो आपने कौन सी बुक्स को पढ़ा, और हमारी ऑडियंस को आप क्या सजेस्ट करोगे कि बेस्ट कौन सी बुक्स हैं? प्रिपरेशन का टाइम तो काफी लंबा होता है, 2 इयर्स, या फिर मेरे केस में तो 2 इयर्स से काफी ज्यादा हो गया था, 2 इयर्स और 3 मंथ्स। तो एक बुक पे तो स्टिक होना मतलब मुश्किल है, मैं तो नहीं हो पाया था। मतलब कि जैसे एक बुक ले ली और उसी को लास्ट तक सॉल्व किया। तो मैंने तो काफी सारी बुक्स यूज करी थी, मतलब कुछ पार्ट किसी बुक से, कुछ पार्ट किसी बुक से, लेकिन एक एक सेट होता है वो तो मतलब यूज करनी ही चाहिए हर एस्पिरेंट को। जैसे कि फिजिक्स में सबसे स्टार्ट बुक ही हो गई एच सी वर्मा, वो तो करते ही हैं सब, और हम्म। करनी भी चाहिए। तो मतलब वो तो बेसिक है, वहां से स्टार्ट करके कोई भी एक सीरीज पिक कर सकते हैं, जैसे अनुराग मिश्रा, अच्छी सीरीज है वो, मैंने तो लास्ट में करी थी थोड़ी बहुत। और अगर एकदम एक्सटेंसिव थ्योरी कवरी भी चाहिए तो फिजिक्स गैलेक्सी को फॉलो कर सकते हैं, या फिर अगर केवल प्रॉब्लम्स चाहिए तो एसबीटी एक बुक आती है, शशि भूषण तिवारी,
एडवांस के लिए मतलब उसमें काफी अच्छे रहते हैं प्रॉब्लम्स। और बाकी तो फिजिक्स की फेमस बुक्स हैं जैसे इरोडोव वगैरह, क्रोटोव, तो वो साइड बाय साइड धीरे धीरे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो एंड फिजिक्स में मैथ्स के लिए? तो मैथ्स में तो ऐसा है कि सबसे पहले तो किसी भी अगर कोचिंग के आपके पास मॉड्यूल है तो पहले उसको सॉल्व कर लो। उसमें जितने भी बेसिक टाइप्स होते हैं, प्रोफाइल्स होते हैं क्वेश्चन के, वो कवर हो जाएंगे। और फिर कोई भी एक सीरीज, जैसे मैंने स्टार्टिंग में सेंगेज स्टार्ट करी थी, पूरे सारे चैप्टर्स के लिए तो नहीं करी लेकिन वो अच्छी बुक है। या फिर अरिहंत की, अरिहंत में इंटीग्रल कैलकुलस वगैरह की करी थी मैंने, वो अच्छी सीरीज है, उसको फॉलो कर सकते हैं। और फिर अगर केवल प्रॉब्लम बुक करनी है, मैंने करी थी लास्ट में जेई मेंस के बाद जब टाइम बचा था काफी सारा, तब मैंने ब्लैक बुक करी थी विकास गुप्ता सर की, एडवांस प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स नाम है उसका। और अगर वो भी किसी की कंप्लीट हो जाए तो फिर उसी की सीरीज में पिंक बुक और येलो बुक भी आती है, एडवांस प्रॉब्लम्स इन एलजेब्रा एंड एडवांस प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सेम विकास गुप्ता सर की है। और तो मैथ्स में तो इतना ही है, इतना सफिशियंट है, बस कोई इतना कर ले तो आराम से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। क्या आप ये बताना चाहोगे कि केमिस्ट्री में, मेरा भी सब्जेक्ट केमिस्ट्री है और हम सीबीएसई की बुक्स पढ़ाते हैं, तो हम बेसिकली बच्चों से कहते हैं कि सीबीएसई की बुक्स आप पढ़िए, और इसमें से काफी केमिस्ट्री में सीबीएसई से की एनसीईआरटी से काफी आता है, क्वेश्चंस आते हैं। आपको क्या लगता है कि एनसीईआरटी ही पढ़ ले बच्चा, या फिर उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा बुक्स पढ़नी पड़ेंगी? एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पड़ेगी, ये है। बाकी सब्जेक्ट्स की तो एनसीईआरटी एक बार को स्किप कर सकते हैं, लेकिन इस बार एडवांस में भी ऐसा हुआ था, एक ऐसा पॉइंट आया था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, वो ऑलमोस्ट सभी का गलत होगा, तो वो एनसीईआरटी में ही मेंशन था अच्छे से। कोई टीचर भी उसको अच्छे से मतलब ऐसे पॉइंट आउट करके नहीं बताता, और वो एडवांस वालों ने भी एनसीईआरटी से ही उठाया था। ओके। तो एनसीईआरटी तो करनी ही चाहिए अच्छे से, पर सफिशिएंट तो नहीं है। आपको और प्रॉब्लम बुक करनी पड़ेंगी। थ्योरी अगर लेक्चर्स में जनरली कवर हो जाती है तो प्रॉब्लम बुक तो और करनी ही पड़ेंगी। जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री में एन अवस्थी कर सकते हैं, उसके लेवल 3 तक पूरा कंप्लीट करके। उसके बाद भी अगर किसी के पास टाइम बचता है तो वो नीरज सर की एक बुक आती है, पूरा नाम तो मैं भूल गया, एडवांस पियर्सन पब्लिकेशन की आती है वो। ओके। तो फिजिकल केमिस्ट्री में तो वो कर सकते हैं बच्चे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो 2-3 बुकें आती हैं, जैसे एमएस चौहान सर की स्टैंडर्ड बुक है, और एसकेएम सर की एक बुक आती है, तो वो कर सकते हैं। और इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की तो एज सच मैंने कोई बुक नहीं करी थी। ओके। ओके सुभाष, और एक ये चीज बताइए कि जैसे आपने अपनी पूरी जर्नी की, अभी आपने एक जगह मेंशन किया था थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो आज के समय में अगर कोई बच्चा है उसे भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो और वो प्लान कर रहा है कि मैं जेई मेंस की तैयारी करूं या आईआईटी की तैयारी करूं, तो आप उसके लिए क्या, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एकदम से अपने को फोकस नहीं कर पाते हैं और वो वहां पर होपलेस हो जाते हैं कि ना मैं कोचिंग ले सकता हूँ, ना मैं कोई ट्यूशन लगा सकता हूँ, फिर मैं आईआईटी क्लियर कैसे करूंगा या जेई मेंस कैसे क्लियर करूंगा? तो उस बच्चे को कोई एडवाइस देना चाहोगे कि वो फिर भी तैयारी कर सकता है? हाँ मतलब स्टार्ट तो कर देनी चाहिए प्रिपरेशन। बीच में तो मैं भी होपलेस हो गया था काफी, क्योंकि डाउट्स आते थे काफी ज्यादा और क्लियर करने के लिए एज सच कोई रहता नहीं था। तो फिर काफी प्रॉब्लम हो थी बीच में, मतलब हुई थी। लेकिन उससे ना रुक के मैं तो नहीं रुका था, फिर उस पे मतलब उस पे वर्क करते रहो, कहीं ऐसे मिले डाउट तो लिख लो उसको, कभी मौका मिले तो कहीं पूछ लो, लेकिन स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन। यूट्यूब पे काफी सारे फ्री रिसोर्सेज तो हैं ही अवेलेबल, और भी काफी हम्म। सारे फ्री रिसोर्सेज मिल जाते हैं, तो उनसे प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, फिर आगे तो सब कुछ होता चला जाता है। यस, बिल्कुल करेक्ट। अच्छा सुभाष, ये बताइए कि बच्चे मॉक टेस्ट जब देते हैं तो मॉक टेस्ट की इतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, मॉक टेस्ट नहीं दे पाते, प्रिपरेशन उन्होंने बहुत अच्छी की है पर वो टेस्ट नहीं दे पाते हैं, तो इसलिए उनको एक एक्सपीरियंस नहीं हो पाता कि उनको किस तरीके से एग्जाम में बैठना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वो प्रैक्टिस के लिए आपको क्या लगता है कि मेन से पहले और एडवांस से पहले बच्चों को कितने टेस्ट देने चाहिए, कितने कितने इंटरवल पे देने चाहिए? ये एक तो इस पे डिपेंड करेगा कि बच्चा ज्यादा फोकस किस पे कर रहा है। मेरा तो ज्यादा फोकस स्टार्टिंग से एडवांस पे था, तो हम्म। जो पढ़ाई के साथ भी मैं टेस्ट देता था वो एडवांस
के पैटर्न के देता था। और जब एकदम से मेंस आने वाला था तो फिर 1 महीने पहले से फुल सिलेबस टेस्ट बच्चों को स्टार्ट कर देने चाहिए। एटलीस्ट 10 to 15 तो करने ही चाहिए। तो फिर क्या है कि थोड़ा एग्जाम टेम्परामेंट वगैरह बिल्ड हो जाता है। वरना बच्चे पैनिक हो जाते हैं एग्जाम हॉल में ही कि हमारा टाइम कम हो रहा है या फिर ये सब्जेक्ट हार्ड आ गया। और प्रीवियस ईयर वाले पेपर्स को करना चाहिए, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मतलब भाई लास्ट ईयर तो इस इतने मार्क्स आ गए थे, इस पे इतनी रैंक आ गई थी, तो हमारी इतनी तो आ ही जाएगी, ऐसे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। और एडवांस के पहले तो हमारा एडवांस तो काफी पोस्टपोन हो गया था, 2 मंथ्स फिर आगे और हो गया था। तो 2-3 बार पोस्टपोन हुआ, इसीलिए थोड़े एडवांस के मॉक ज्यादा हो गए थे इस बार। वरना जनरली 10 to 15 मॉक्स में हो जाता है, देने चाहिए बच्चों को। और मैंने तो 30 के आसपास दिए थे। वो हर संडे ही देता था, तो वो बहुत सारे हो गए थे लास्ट में। हम्म। तो प्रीवियस वैसे ईयर तुम पेपर तो करने ही चाहिए मॉक्स की तरह। और कुछ बच्चों का क्या है, मेरे को भी बीच बीच में कभी ऐसा होता था कि मॉक से डर लगने लगता था कि अब नहीं दे रहे, हो गया जितना हो गया, अब देखेंगे एग्जाम में ही जो होगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना एग्जाम में फिर काफी दिक्कत हो जाती है। मेरे भी 1-2 फ्रेंड थे, उन्होंने मॉक टेस्ट में ही मतलब वो लैग कर गए। तो फिर उनका स्कोर कम आया एक्सपेक्टेशन से, जितना उनको आता था उसके हिसाब से तो एटलीस्ट। यस, तो एडवांस का जैसे टेस्ट है वो 6 आवर्स का होता है, यस 3+3। तो आप क्या सजेस्ट करोगे, बच्चे को एक ही दिन में कंटिन्यूस 6 आवर्स सिटिंग करके पेपर देना चाहिए, कैसे देना चाहिए? मतलब स्टार्टिंग में तो ऐसे जरूरत नहीं है कि जैसे 3+3 स्टार्टिंग से ही करने लगे, पूरे 2 साल किया, इतनी तो नीड नहीं है। लेकिन ये है कि लास्ट के एटलीस्ट 3 मंथ्स में ऐसे बनाना चाहिए कि 3+3 वाले टेस्ट देने की आदत डल जाए अच्छे से। वरना सेकंड पेपर के एंड तक बहुत दिक्कत होने लगती है। फिर सेकंड पेपर के एंड तक सर भी दर्द होने लगता है कुछ बच्चों का, मेरा भी स्टार्टिंग में ऐसे ही होता था। फिर दिमाग काम ही करना बंद कर देता है, तो वो सेकंड पेपर में स्कोर कम हो जाता है। तो लास्ट के 3 मंथ्स 6 आवर्स बैठ के फोकस करके टेस्ट देने चाहिए, हो जाता है इतने में। वन लास्ट एडवाइस आप बताइए हमारे स्टूडेंट्स के लिए हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई मेंस और आईआईटी, के वो किस तरह से प्रिपेयर करें, हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट? मतलब किस तरह से, तो अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। मतलब एक तो डेडन से करना चाहिए थोड़ा, एकदम ऐसे नहीं कि कुछ बच्चे होते हैं कि उनको केमिस्ट्री पसंद नहीं आती, वो केमिस्ट्री पढ़ते ही नहीं है, फिर लास्ट में उनका केमिस्ट्री में ही कट ऑफ क्लियर नहीं होता है। ऐसे मैंने बहुत सारे बच्चे देखे थे, जो उनको सब्जेक्ट पसंद आते हैं वही पढ़ते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सारे सब्जेक्ट्स को ऑलमोस्ट इक्वल टाइम, जो आपको थोड़ा सा ज्यादा पसंद है उसको कम ही टाइम देना चाहिए, क्योंकि वो आप कर लोगे आसानी से। और जो सब्जेक्ट पसंद नहीं है उसको थोड़ा ज्यादा टाइम देना चाहिए। मेरे केस में तो मैथ्स लास्ट में काफी वो हो गया था कि उसके क्वेश्चन होते ही नहीं थे। मेंस में भी मैंने लास्ट के 2 मेंस खराब कर दिए थे मैथ्स की वजह से। और एडवांस में तो मैथ्स आ ही गई टफ, तब तो और भी वो हो गया था। लेकिन करनी चाहिए उसको ज्यादा टाइम दे के, जितना भी उस पे कम से कम इजी और मीडियम लेवल को तो अचीव कर लेना चाहिए। और किसी भी एक सब्जेक्ट में मतलब ऐसा लेवल अचीव करना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो हमसे हो जाएगा। बाकी डिस्ट्रैक्शंस तो मिनिमाइज खुद ही बच्चे को करनी पड़ेंगी, उसमें तो और कोई कुछ कर नहीं सकता है। मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए, मतलब ऐसा थोड़ी डिजायर होनी चाहिए खुद को भी, पेरेंट्स के बोलने से नहीं करना चाहिए। अगर पेरेंट्स के बोलने से कर रहे हैं तो सिलेबस थोड़ा टफ है, बच्चे बीच में छोड़ देते हैं। ओके सुभाष, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और होप कि हमारे ऑडियंस को भी अच्छा लगा होगा और उनको बहुत मोटिवेशन मिला होगा आपकी बातें सुनकर, आपका शेड्यूल जानकर, और कैसे हमें जेई मेंस और आईआईटी की प्रिपरेशन करनी चाहिए उनको जरूर थोड़ी सी डायरेक्शन मिली होगी। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस सुभाष, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।